नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं लोकेश राणा आपके अपने आईक्यू गुरुकुल क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं और हिंदी की हमारी 5-6 क्लास हो गई लगभग, और आज भी हम हिंदी पढ़ेंगे। आज कल हमने जो खत्म करा था वो हमने संविधान में हिंदी का महत्व खत्म करा था, और पहले हमने भाषा पढ़ा। हमारे 2 चैप्टर, मतलब एक कह सकते हो 2 टॉपिक हमारे क्लियर हो गए। और ये जो टॉपिक क्लियर हुए हैं ये हमारे आज के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इनसे, चाहे वो संविधान से हो, चाहे संविधान से जो हमने पढ़ा वो तो वैसे भी हमारे एक जीएस के में टॉपिक है। और वो भाषा जो पढ़ा वो भी हमारे बहुत मतलब बढ़िया एक टॉपिक है जिससे अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। चाहे तुम्हारे उसमें उपबोली पूछ लेता है, चाहे उसमें उपभाषा, अपभ्रंश पढ़े, अपभ्रंश में कौन सा नहीं आता, अपभ्रंश कितने होते हैं, और हमारे परिवार कितने होते हैं, भारों परिवार क्या होता है, कितने % लोग इंग्लिश बोलते हैं, कितने हिंदी बोलते हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट था। आज हम पढ़ेंगे पहले व्याकरण का परिचय, उसके बाद वर्णमाला स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, मैं बात करता हूं व्याकरण। व्याकरण इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? ग्रामर। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? ग्रामर। व्याकरण आज हेडिंग गिरेंगे। पहले हम पढ़ेंगे व्याकरण का परिचय। व्याकरण का परिचय। व्याकरण का परिचय। व्याकरण के परिचय की बात करें तो पहले हम देखेंगे व्याकरण होती क्या है। व्याकरण होती क्या है? व्याकरण होती क्या है मतलब व्याकरण जो होती है वो भाषा के अशुद्ध रूप को शुद्ध करने की व्याकरण मतलब बताता है। व्याकरण कहते हैं मतलब भाषा के अशुद्ध रूप को शुद्ध करना ही क्या होता है? व्याकरण कहता है। या हम ये कह सकते हैं भाषा को लिखना, बोलना, पढ़ना, बोलना, लिखना, पढ़ने का जो ज्ञान है या कराने वाला जो शास्त्र है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। हम अपनी लैंग्वेज में एक ओनली अपने माइंड में रखना है, क्योंकि अब हम भाई वैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम बच्चे तो होते नहीं है, आफ्टर 12th के बाद ही लगते हैं, और इतना हमें कॉमन सेंस हो जाता है कि हम किसी उसमें किस तरह अपनी व्याख्या दें। तो हमारी व्याकरण क्या होती है? हमारी व्याकरण क्या होता है? मतलब भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना, पढ़ना, एक बोलने का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ये तो एक किताबी लैंग्वेज होगी, ठीक है। तो व्याकरण थोड़ी सी इसमें डेफिनेशन लिख लोगे, लिखना चाहो अदर मेरे उससे तो मत लिखो, लेकिन फिर भी मैं लिखवा रहा हूं आपको। इसकी परिभाषा लिखोगे। परिभाषा, परिभाषा में लिख लोगे व्याकरण। व्याकरण परिभाषा में थोड़ा सा लिख लोगे इसमें व्याकरण, या यहां से लिख लोगे परिभाषा। भाषा, भाषा को बोलना, मैं अपने उससे लिखवा रहा हूं, और ये अपने उसमें और भी तुम्हें कुछ लगे अपने उससे ही लिख लोगे। भाषा का बोलना, या लिख लोगे भाषा को शुद्ध रूप से, भाषा को शुद्ध रूप से, भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना,
का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। जरूरी नहीं डेफिनेशन लिखो, आप ये भी लिख सकते हैं कि हमारी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना, कुछ क्या करवाना है, ये जो सब बताती है वो क्या कहती है? व्याकरण बताती है। व्याकरण बताती है भाई, व्याकरण में हम भाई बोलना लिखना, जैसे मैंने कहा आप इंग्लिश में पढ़े होगे तो इंग्लिश में हमारे व्याकरण की मतलब हर टेंस की सेंटेंस कैसे कैसे बनाते हैं, कैसे नहीं बनाते, तो उसमें रूल होते हैं कि इस तरह भाई हमारा पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद अदर वर्ड आता है जब हम सेंटेंस बनाते हैं। तो इसी तरह वो भी क्या है? एक व्याकरण है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने एक वाक्य लिखा, वह आम खाता है, वह आम खाता है, वह आम खाता है, और मैंने ये लिख दिया आम वह खाता है, आम वह खाता है। तो क्या है ये ठीक है या ये ठीक है? तो ये क्या है? वह आम खाता है, वह आम खाता है। तो ये क्या बताता है हमें कि व्याकरण ही ये क्या, व्याकरण से ही ज्ञान होता है कि इसे हम इस तरह लिखेंगे, वह आम खाता है, वह आम खाता है। हम ये नहीं लिखेंगे आम वह खाता है, आम वह खाता है। तो क्या होता है? व्याकरण हमारी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ने का जो शास्त्र होता है, उस क्या होता है वो, उसे क्या कहते हैं? हम व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 अंक होते हैं हमारे। कितने? 3 अंक होते हैं व्याकरण के। व्याकरण के कितने? 3 अंक होते हैं हमारे। 3 अंकों में व्याकरण को विभाजित किया गया है, होते हैं। पहला क्या होता है हमारा? वर्ण विचार होता है। क्या होता है? वर्ण विचार। लिख लोगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हमारा इंपोर्टेंट है, ये हमारा पूछ लेता है कि व्याकरण के 3 अंक कौन कौन से होते हैं। तो पहला क्या होता है हमारा? वर्ण विचार होता है। क्या होता है? वर्ण विचार होता है, वर्ण विचार। सेकंड क्या होता है हमारा? शब्द विचार होता है, शब्द विचार। सेकंड क्या होता है हमारा? शब्द विचार होता है। और थर्ड क्या होता है हमारा? वाक्य विचार होता है, वाक्य विचार। पहला क्या होता है हमारा? वर्ण विचार होता है, उसके बाद शब्द विचार होता है, और थर्ड क्या होता है हमारा? वाक्य विचार होता है। मतलब वर्णों का भी ज्ञान व्याकरण से ही होता है, शब्दों का भी होता है, और वाक्यों का भी होता है। ये कह सकते हो हम। कितने होते हैं इसके? 3 होते हैं। कितने? 3 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 3 होते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। कितने? वाक्य विचार। तो व्याकरण की डेफिनेशन क्या पढ़ी हमने? भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना, ये जो शास्त्र होता है का जो शास्त्र होता है, क्या ज्ञान जो होता है वो क्या होती है? इसके द्वारा होता है, व्याकरण के होता है। और व्याकरण कितने अंक होते हैं हमारे? व्याकरण कितने चरण होते हैं या कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। पहला वर्ण, दूसरा शब्द, और तीसरा वाक्य। तीसरा वाक्य। और अब देखते हैं हम व्याकरण। व्याकरण की उत्पत्ति कैसे हुई? व्याकरण की उत्पत्ति कैसे हुई? व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? जैसे हमने भाषा पढ़ा था, तो भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी? संस्कृत के भाष धातु से, जिसका मतलब क्या होता था? बोलना या चालना। बोलना, चालना, व्यक्त करना, प्रकट करना, वो क्या था? भाषा था। इसी तरह व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति कहां से हुई, हम ये देखेंगे। लिखोगे इसमें, लिख लोगे ये, और ये लिखोगे इसमें, व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत धातु के क्रय, या लिख लोगे व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा की लिखोगे, धातु नहीं लिखोगे। संस्कृत भाषा की
कृत क्रय सॉरी क्रय धातु क्रय धातु क्रय धातु में ल्यूट में ल्यूट में ल्यूट प्रत्यय थोड़ा अजीब सा लगेगा ये, लूट प्रत्यय तथा वी अथवा एव लिख लोगे, अथवा नहीं लिखोगे, वी एव लिखोगे, वी एव आड़, वी एव क्या लिखा, व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा की क्रय धातु में ल्यूट प्रत्यय तथा एव ल्यूट प्रत्यय तथा वी आकृति वी एव आड़ लगाने से हुई है, आड़ लगाने से हुई है, से हुई है। संस्कृत व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा की क्रय धातु में वो पूछ सकता है कि व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, क्रय धातु में ल्यूट प्रत्यय तथा वी एव आड़ लगाने से हुई है, कैसे हुई है वो हम देखेंगे, कैसे हुई है। देखो वी लिखोगे, इसमें वी प्लस आड़ क्रय प्लस ल्यूट लिख लोगे। ये इसी तरह पूछता है, व्याकरण की संधि विच्छेद भी पूछ सकता है, व्याकरण की संधि विच्छेद भी पूछता है। वी आड़ प्लस क्रय प्लस ल्यूट तो इसमें क्या हो गया हमारा, वी आड़ वी का मतलब क्या हो गया, वी आड़ का मतलब होता है आड़ का मतलब क्या होगा हमारा, क्या होगा आ और इसका मतलब क्या होगा कर्ण, वी प्लस आड़ का मतलब क्या होगा आ प्लस क्रय प्लस ल्यूट लगाने से क्या बन गया, कर्ण बन गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, पूरा शब्द क्या बन गया, व्याकरण। क्या हो गया, व्याकरण। क्या हो गया, व्याकरण हो गया। क्या हो गया, व्याकरण। इसमें क्या हो गई, वो ये भी पूछ सकता है, इसमें ये जो होते हैं हमारे दो जो होते हैं, इसमें दो उपसर्ग होते हैं और दो क्या होते हैं, ये क्या होते हैं हमारे दो प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय और उपसर्ग आप जानते होंगे, उपसर्ग शुरू में जुड़ते हैं और प्रत्यय हमारे लास्ट में जुड़ते हैं शब्द के, उन्हें शब्दांश कहते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारे व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, संस्कृत भाषा की क्रय धातु में ल्यूट प्रत्यय तथा वी एव आड़ लगाने से हुई है। तो दो उपसर्ग होते हैं, वो ये पूछ सकता है व्याकरण शब्द में, व्याकरण जो शब्द है उसमें क्या उपसर्ग होते हैं, तो दो होते हैं। क्या होते हैं, द्यो होते हैं। और उसमें प्रत्यय भी कितने होते हैं, द्यो होते हैं, दो होते हैं। कितने, दो होते हैं। तो हमें पता लग गया कहां से इसकी उत्पत्ति हुई, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको एक डेफिनेशन की तरह ही है और इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है। ये क्या था, व्याकरण का परिचय। क्या था, व्याकरण का परिचय। अभी हमने पढ़े व्याकरण के कितने, 3 अंक होते हैं। तो अब हम तीनों अंकों को थोड़ा डिफाइन कर लेंगे और समझ लेंगे और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। देखो उसके बाद क्या हमारा, अभी हमने 3 चरण पढ़े थे। कितने, 3 चरण। पहला क्या था हमारा, क्या था, वर्ण विचार। क्या होता है, वर्ण विचार।
वर्ण विचार कितने होते हैं? वर्ण विचार। पहला क्या था हमारा? वर्ण विचार। वर्ण विचार में क्या होते हैं हमारे? दो होते हैं। वर्ण विचार में क्या होते हैं हमारे भाई? स्वर होते हैं, वर्ण, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन कितने कितने होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वो हम पहले थोड़ा सा बस इसमें डिफाइन कर लें, उसी तरह हम क्रम वाइज चलेंगे। क्या करेंगे? फिर वो चलेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लोगे। वर्ण विचार में ध्वनि या वर्णों की शुद्धता पर विचार करता है। ध्वनि या वर्णों की शुद्धता पर विचार करता है। इसमें लिख लोगे ध्वनि, ध्वनि अथवा ध्वनि या वर्णों, ध्वनि या वर्णों की शुद्धता पर विचार करता है। क्या करता है? विचार करता है। ध्वनि या वर्णों की शुद्धता पर विचार करता है। कौन? वर्ण विचार। और वर्ण विचार कितने वर्ण विचार क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन होते हैं। ये हमें बताता है वर्ण। व्याकरण भाई अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हम व्याकरण का परिचय। तो व्याकरण के परिचय में हमारे 3 अंग थे। वर्ण, वर्ण विचार। वर्ण विचार हम वर्णों पर विचार करना बताता है। उसमें चाहे हमारे स्वर हो, चाहे हमारे स्वर हो, चाहे हमारे व्यंजन हो, चाहे हमारे व्यंजन हो। सेकंड लिखोगे शब्द विचार। बस थोड़ा थोड़ा लिख लोगे। वर्णों का विचार करना ही क्या कहलाता है? वर्ण विचार कहलाता है। शब्द विचार क्या लिखोगे? शब्द विचार। शब्द विचार में क्या आता है हमारे? शब्द विचार में आता है हमारे सार्थक शब्द हो या तत्सम हो, तद्भव हो, या देशज हो, विदेशज हो, आदि। शब्द विचार में क्या करेगा? वो शब्दों पर विचार करना बताएगा। किस पे? शब्दों पे विचार करना बताएगा। चाहे उसमें सार्थक शब्द हो, चाहे तत्सम हो, चाहे तद्भव हो, चाहे हमारे देश शब्द हो, चाहे विदेशी शब्द हो। क्योंकि आज भी हम बहुत सारे शब्द क्या होते हैं? विदेशी बोलते हैं। चाहे वो हमारे अरबी से आए हो, चाहे वो हमारे फ्रांस से आए हो, चाहे इंग्लिश की देन हो, चाहे जापान की देन हो, तो वो क्या होते हैं? हमारे विदेशज होते हैं। एक आपने गाना सुना होगा, मेरा जूता है जापानी। तो जूता जो होता है वो किसकी है? जापान की ही देन है। चाय, चाय किसकी? हमारी चीन की देन है। चाय शब्द। तो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा आगे बढ़ती जाएगी। तो किस पे? शब्द विचार पे विचार करना बताता है। शब्द विचार पे, चाहे वो सार्थक शब्द हो, तत्सम हो, तद्भव हो, शब्दावली हो, कुछ भी हो, शब्दों से शब्दावली लिख सकते हो। शब्दावली मतलब जो हमारी डिक्शनरी होती है। क्या होती है? डिक्शनरी होती है। फिर लिखोगे शब्द विचार से थर्ड लिखोगे इसमें वाक्य विचार। क्या? वाक्य विचार। वाक्यों पर विचार करना। वाक्य क्या होता है हमारा? वाक्य होता है एक शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक अर्थपूर्ण या भावपूर्ण अर्थ देता हो, जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई भाव हो। क्या होता है? वो वाक्य होता है। क्या होता है? वाक्य होता है। और इंग्लिश में आपने पढ़ा भी होगा, एक ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज मेक दैट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक भाव देता हो, एक भाव देता हो। जैसे मैं खाना खाता हूं, तो क्या है? इसमें भाव है, एक अर्थ है। तो ये क्या होता है? वाक्यों को भी क्या करता है? व्याकरणी क्या करती है? उस पर विचार करती है, उसके बारे में बताती है। ठीक है, उसके बारे में बताती है। वो क्या होता है? हमारा वर्ण विचार होता है। क्या होता है? वर्ण विचार। वर्ण विचार। तो वर्ण विचार भी हम इसमें लिखो, मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बस हमें समझना है। ठीक है। तो व्याकरण के कितने? 3 रूप होते हैं, 3 अंक होते हैं। कितने? 3 अंक होते हैं। पहला कौन सा था हमारा? पहला था हमारा वर्ण विचार था। सेकंड क्या था हमारा? शब्द विचार था। और थर्ड क्या हमारा? थर्ड क्या हमारा? वाक्य विचार। वाक्य विचार। वाक्य विचार। अब इसमें लिख लोगे थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा और लिखोगे। इसमें देवनागरी लिपि के बारे में लिख लेंगे हम। देवनागरी लिपि। हिंदी, हिंदी किसमें है हमारी? हिंदी किसमें है हमारी?
हिंदी हमारी किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। किस में? देवनागरी में। देवनागरी लिपि में। इंग्लिश किस में लिखी जाती है हमारी? इंग्लिश किस में लिखी जाती है हमारी? रोमन लिपि में। ये याद रखोगे, किसमें? रोमन लिपि में। रोमन लिपि में। रोमन लिपि में। अब देवनागरी लिपि की बात करें तो ये कैसे विकसित हुई? देवनागरी लिपि कैसे विकसित हुई? इसमें लिख लोगे देवनागरी। देवनागरी लिपि कैसे विकसित हुई? देवनागरी लिपि कैसे विकसित हुई? तो इसमें लिखोगे हिंदी की देवनागरी लिपि। हिंदी की देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि ब्राही, ब्राही लिपि से, या देवनागरी का विकास ब्राही लिपि से हुआ। लिपि का विकास, लिपि का विकास ब्राही। आपने अशोक का वो पढ़ा होगा, ब्राही। ब्राही लिपि से। किससे? ब्राही लिपि से। ब्राही लिपि से हुआ है। किससे? ब्राही लिपि से हुआ है। हिंदी की देवनागरी लिपि का विकास किससे? ब्राही लिपि से हुआ है। और इसमें देवनागरी लिपि में कौन कौन सी आती है हमारी? लिखोगे इसमें हिंदी तो आती है। हिंदी, हिंदी, मराठी, हिंदी, मराठी, नेपाली, संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत, गुजराती, गुजराती आदि आदि। वैसे तो बहुत सारी लिपि आती है, लेकिन हम यही पढ़ेंगे हिंदी, मराठी, नेपाली, संस्कृत और गुजराती। अभी यूपी पुलिस का 2018 में, सॉरी 2019 में जो जनवरी में पेपर हुआ था, उसमें वो पूछा था कि देवनागरी लिपि में कौन सी, इनमें से देवनागरी लिपि की हिंदी, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा है? तो कौन सी थी उसमें? नेपाली थी। ये और ऑप्शन में नहीं थे, और ऑप्शन में नहीं थे। ठीक है, तो क्या लिखा हमने? मराठी, नेपाली, संस्कृत, गुजराती, हिंदी। क्या लिखा? हिंदी। तो देवनागरी लिपि क्या होती है हमारी? ब्राही लिपि से विकसित होती है। भाई हिंदी हमारी देवनागरी में लिपि लिखी जाती है, और देवनागरी लिपि किससे विकसित हुई है हमारी? ब्राही लिपि से। अशोक के, अपने जीएस पढ़ी होगी तो अशोक के बारे में पढ़ा होगा, तो अशोक के जो शिलालेख थे उनमें किसके? ब्राही लिपि, ब्राही लिपि का विकसित हुआ है उनमें। किसका? ब्राही लिपि का। किसका? ब्राही लिपि का। अब इसमें लिख लोगे वर्ण, भाषा की, भाषा की, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है हमारी? भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वर्ण होती है। ये बहुत कंफ्यूज करता है क्वेश्चन, लिख लोगे इसे, और ये आता भी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, और यदि वर्ण ऑप्शन में नहीं है, यदि वर्ण ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या लगाना है हमें? ध्वनि लगाना है। क्या लगाना है? ध्वनि। और यदि दोनों हैं ऑप्शन में तब भी क्या लगाना है हमें? वर्ण ही लगाना है, ना कि ध्वनि लगाना है। तो सार्थ भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है हमारी? वर्ण होती है। क्या होती है? वर्ण होती है, या इसे ध्वनि। ध्वनि यदि हमारे ऑप्शन में नहीं है वर्ण, तब हम ध्वनि पे जाएंगे, और यदि दोनों है तब हम वर्ण लगाएंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है हमारी? क्या होती है? वर्ण होती है। भाषा की, भाषा की सबसे सार्थक या अर्थ हो जिसका, सार्थक छोटी इकाई, छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, सार्थक सबसे छोटी इकाई क्या होती है हमारी? शब्द होती है। क्या होती है? शब्द होती है। भाई वर्ण तो ये हो गए हमारे, क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, ग हो गया, घ हो गया, ये क्या हो गया हमारे? वर्ण हो गए। लेकिन शब्द तो ये हो गया भाई कमल। क्या हो गया? कमल। एक अर्थ हो गया इसका, एक अर्थ हो गया कमल। कमल क्या होता है? जो कीचड़ में खिलता है, कमल। तो ये हो गया, क्या हो गया हमारा? शब्द हो गया। क्या हो गया? शब्द हो गया। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है हमारी? शब्द होती है।
भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, ये भी लिख लोगे। भाषा की लिखित, भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। लिखित में भी हमारे वर्ण ही मिलेगी। यदि आपको लिखित भी पूछ ले तब भी क्या लगाना है, हमारे वर्ण ही लगाना है। लेकिन भाषा की सबसे भाषा की मौखिक, मौखिक मौखिक मतलब बोलना ही बोलना, मौखिक सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई, छोटी इकाई क्या होती है हमारी, ध्वनि होती है। क्या होती है, ध्वनि होती है। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो क्या लगाएंगे, वर्ण लगाएंगे। और यदि वर्ण ऑप्शन में नहीं है तब ध्वनि पे जाएंगे, और यदि दोनों हैं तब भी हम वर्ण लगाएंगे, ना कि ध्वनि लगाएंगे। और भाषा की सबसे छोटी, सबसे सार्थक छोटी इकाई क्या होती है, शब्द होती है। क्या होती है, शब्द होती है। सार्थक, यदि वो सार्थक या अर्थपूर्ण पूछ ले तब क्या लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, शब्द लगाएंगे। और यदि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो भी क्या लगाएंगे हम, वर्ण लगाएंगे। और यदि भाषा की सबसे छोटी मौखिक, जनरली बोलने वाली, तब क्या लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, ध्वनि लगाएंगे। तब क्या लगाएंगे, ध्वनि लगाएंगे। तब हम क्या लगाएंगे, ध्वनि लगाएंगे। तो ये क्या था, हमारा व्याकरण था। क्या था, व्याकरण था ये हमारा। क्या था, व्याकरण। व्याकरण की हमने डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन क्या होती है। और व्याकरण क्या होता है हमारे, लिखना, लिखने, क्या होता है, लिखना, शब्दों को लिखना, बोलना, लिखने की भाषा, लिखना, पढ़ना, बोलना के ज्ञान को क्या कहते हैं हम, व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण के हमारे 3 चरण थे। व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कहाँ होगी, क्रय, क्रय, संस्कृतिक क्रय धातु में ल्यूट प्रत्यय, ल्यूट प्रत्यय में वी प्लस आड़ को जोड़ने से क्या होता है, हमारा व्याकरण बन जाता है। क्या बन जाता है, व्याकरण। कैसे कैसे बनाया, 2 प्रत्यय होते हैं, 2 उपसर्ग होते हैं, 2 उपसर्ग होते हैं, 2 प्रत्यय होते हैं। फिर क्या पढ़े हमने, तीनों अंक पढ़े। तीनों अंक में क्या पढ़े हमने, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्णों पर विचार करना, वर्णों पर विचार करना, और उसके बाद शब्दों पर विचार करना। भाई शब्द भी बहुत सारे होते हैं। और उसके बाद क्या था हमारा, शब्दों के बाद वाक्यों पर विचार करना। उसके बाद हमने भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है हमारी, वर्ण या ध्वनि। ठीक है। और कहां से, देवनागरी लिपि कहां से विकसित हुई, ब्राह्मी लिपि से। किससे, ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई। किससे, ब्राह्मी लिपि से। अब पढ़ेंगे हम वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे, वर्णमाला। यहां से हमारी वर्णमाला स्टार्ट होगी। वो हमारा क्या था, व्याकरण का परिचय था। अब क्या पढ़ेंगे हम, वर्णमाला। वर्णमाला की क्या डेफिनेशन होगी, वर्णमाला क्या होती है। वर्णमाला हमारे क्या होते हैं, वैसे उसमें 52 अक्षर होते हैं। कितने, 52 अक्षर होते हैं। 52 अक्षर होते हैं। उन्हें कैसे कैसे डिफाइन करा है, वैसे हमारे स्वर जो होते हैं 13 होते हैं, लेकिन वैसे स्वर हमारे 11 होते हैं परिभाषिक रूप से। परिभाषिक रूप से हम अंग और अणय का क्या होता है, अयोग वाह होता है हमारा, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वरों में काउंट नहीं करते, स्वरों में काउंट नहीं करते। और उसके बाद क्या होते हैं, हमारे व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। व्यंजन में हमारे 25 जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं, और 4 हमारे अंत स्थापित होते हैं, 4 हमारे ऊष्म होते हैं, 2 लुंठित होते हैं, 1 पार्श्विक होता है, 1 प्रकंपित होता है, और 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो फिर क्या पढ़ेंगे हम वर्णमाला में, फिर हम देखेंगे क्या क्या है। तो वर्णमाला क्या होती है, हमारे वर्णों का, क्या, वर्णों के उच्चारण के आधार पर व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। छोटी सी लिख लोगे अपनी लैंग्वेज में, वैसे तो किताबों में बहुत बहुत बड़ी दे रखी है। वर्णों के उच्चारण के आधार पर, ये भी कहीं कहीं लिखी आती है, वर्णों के उच्चारण के आधार पर व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। लेकिन हम क्या लिखेंगे, इस वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। इसमें बस ये लिख लोगे, वर्णों के
व्यवस्थित व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, आप आदित्य की बुक में प्रैक्टिस करोगे, अच्छी बुक है आदित्य की, उसमें क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, तो क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करोगे तो ये सारे क्वेश्चन उसी से मिलते हैं। मतलब सारे क्वेश्चन आपको ऐसे, ये क्लास के बाद ऐसे लगेगा जैसे हम मतलब सारे क्वेश्चन यहीं से, ठीक है। तो क्या होता है, हमारे वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, हम व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। अब व्याकरण की बात करें, व्याकरण की बात करें तो वर्ण, व्यवस्थित क्रम क्या होता है, वर्ण क्या होता है, वर्ण चलो हम पहले वर्णमाला लिख लेते हैं। वर्णमाला में क्या होता है, हमारे स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं, स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। इसमें क्या होते हैं, हमारे स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं, स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। व्यंजन क्या होते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। किसकी, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, बोले जाते हैं। स्वर क्या होते हैं हमारे, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। व्यंजन क्या होते हैं, स्वतंत्र स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, जैसे कै, क्या इसमें हमारे कोई स्वर है, भाई हमने तो कै लिख दिया, कै, तो ये क्या लिख दिया, क्या हमारे स्वर है, हाँ इसमें क्या है, स्वर है, क्योंकि ये पूरा कै कैसे बना, कै प्लस ए। अगर ये कै ही होता, कै हल्फ लगा है इसमें, क्या होता, हल्फ लगा होता, तब ये पूरा कै नहीं था, के, और अब ये कै ए का सेंस देगा। मतलब कोई भी वर्ण है उसमें हमारे क्या होता है, ए का सेंस, मतलब स्वर हमेशा आता ही आता है, बिना स्वर के नहीं आता। अगर उसमें स्वर नहीं है तो फिर वो हमारा पूर्ण शब्द नहीं बोला है। अब ये इसे क्या नहीं कै बोलेंगे हम इसे, कै, और ये क्या, कै, तो ये क्या होता है, उच्चारण में भी डिफरेंट आ जाता है, उच्चारण में भी डिफरेंट आ जाता है। तो क्या होता है, हमारे हर वर्ण में क्या होता है, हमारा स्वर लुप्त होता है। हर वर्ण में हमारा स्वर लुप्त होता है। इसमें और एक दो डेफिनेशन लिख लोगे, पहले हम स्वर पढ़ेंगे, उसके बाद व्यंजन पढ़ेंगे, उसके बाद हम व्यंजन पढ़ेंगे। पहले हम स्वर पढ़ेंगे, उसके बाद व्यंजन पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, हम व्यंजन पढ़ेंगे। हेडिंग करोगे स्वर, स्वर हेडिंग करोगे स्वर। इसमें दो तीन इसकी विशेषता लिख लोगे, लिखना चाहो लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं। स्वर की वो लिखोगे, इसमें डेफिनेशन मतलब विशेषता लिखोगे। पहले लिखोगे उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उच्चारण स्वतंत्रतापूर्वक होता है, मतलब किसी पर निर्भर नहीं होते। उच्चारण स्वतंत्र पूर्ण होता है, स्वतंत्रतापूर्वक होता है। सेकंड लिखोगे स्वतंत्र लिख लोगे तुम, चलो स्वतंत्रतापूर्वक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। उच्चारण स्वतंत्रतापूर्वक होता है। वर्णमाला में स्वर 13 होते हैं। कितने होते हैं, 13 होते हैं। कितने होते हैं, 13 होते हैं। वर्णमाला में जो होती है हमारी, उसमें कितने होते हैं, 13 होते हैं। इसमें लिख लोगे परिभाषिक रूप से, परिभाषा लिख लोगे, परिभाषा के आधार पर स्वर 11 होते हैं, स्वर 11 होते हैं। परिभाषिक या
अर्थ के आधार पर भी कह सकते हो, किसके, अर्थ के आधार पर। लेकिन यदि वैसे बात करें तो हमारे वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, वर्णमाला में स्वर हमारे 13 होते हैं, लेकिन परिभाषा के आधार पर हमारे स्वर 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं। पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। फिर हम कैसे कैसे हुआ, हम कितने प्रकार से स्वरों की उत्पत्ति हुई, कहां कहां से विकास हुआ, वो हम पढ़ेंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे, स्वर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्वर लिखेंगे। बस इतना ही लिख लो, और कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। स्वर लिखेंगे हम, स्वर। स्वर कितने होते हैं हमारे, वैसे 13 होते हैं और वैसे हमारे 11 होते हैं परिभाषिक रूप से। कौन कौन से होते हैं, ए, आ, ई, सॉरी बड़ी ई बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। ए, आ, ई, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, कितने हो गए, 1 2, इसमें अंक की बिंदी भी आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 और 11। फिर होता है हमारा अंग और अणे, अंग और अणे, अंग और अणे। हम परिभाषिक रूप से हम ओनली 11 स्वर ही मानते हैं। कितने, 11 मानते हैं। इन दोनों को क्या मानते हैं, हमें इन्हें कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह क्या कहते हैं, अयोगवाह, अयोगवाह। वैसे जो कहते हैं इन्हें, इसे जो कहेंगे हम, लिख लोगे इस तरह ही लिख लोगे, याद रहेगा, छोटे छोटे नोट्स बनाओगे। इसे क्या कहते हैं हम, अनुस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुस्वर, अनुस्वार। और इसे क्या कहते हैं हम, विसर्ग कहते हैं। ये हमारे विसर्ग की तरह यूज होता है, है का सेंस देगा। ये हमारे विसर्ग की तरह यूज होता है, और है विसर्ग पढ़ेंगे जब हम विसर्ग संधि, तो है की सेंस देगा। तो हमारे वर्णमाला में वर्ण स्वर कितने होते हैं, हमारे 13 होते हैं, लेकिन हम परिभाषिक रूप से हम क्या पढ़ते हैं, 11 होते हैं। यदि वो अर्थ के आधार पर या परिभाषिक रूप से देगा तब क्या बताएंगे, हम 11 बताएंगे। लेकिन यदि टोटल पूछेगा वर्णमाला में, टोटल यदि वर्णमाला कह देगा तब हम कितने, 13 बताएंगे। कितने, 13। दो जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, अयोगवाह होते हैं। वो पूछ सकता है अयोगवाह में कौन कौन से, अंग अणे, अंग अणे। तो अनुस्वर और विसर्ग, इसे अनुस्वर का स्वर कहते हैं, अनुस्वार ये, और इसे विसर्ग कहते हैं। तो हमारे स्वर कितने हो गए, 13 हो गए। उसके बाद हमारे वर्ण व्यंजन होते हैं। चलो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आज हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। और आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने व्याकरण पढ़ ली, व्याकरण की परिभाषा पढ़ ली, व्याकरण के शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, और फिर हमने वर्णमाला में देख लिया, क्या देख लिया हमने, स्वर देख लिया। तो स्वर हमारे 13 प्रकार के होते हैं। कितने, 13 प्रकार के। और हम अपनी क्लास को यही खत्म करेंगे। और मैं आशा करूंगा कि आपको मेरा पढ़ा हुआ अच्छा समझ में आ रहा होगा। और फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि तुम क्या करोगे, कमेंट करोगे, हमारी वीडियो पे लाइक करोगे, उसे सब्सक्राइब करोगे, और हमें क्या करोगे, सजेशन दोगे। क्योंकि दोस्तों हमने न्यू प्लेटफॉर्म स्टार्ट करा है, और हम नहीं चाहते कि मतलब हम आपके उससे हम, क्योंकि हम तुम हमसे जुड़ोगे और हम आपको पूरा तरह संतुष्ट करने की मेहनत करेंगे, और आपको कामयाबी के लिए। तो आप हमें सजेशन भी दोगे, सुझाव भी दोगे, कमेंट करोगे, हमारी क्लास में कोई कमी हो, इस चीज की दिक्कत हो तो वो बताओगे। और दोस्तों लेकिन तुम हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करोगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।